चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सिस्टम विथ वेरिएबल मास। अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे थ्योरी, उसमें पढ़ रहे थे सिस्टम विथ फिक्स्ड मास। हम लोग वहाँ वेलोसिटी को बदल रहे थे, एक्सेलरेशन को बदल रहे थे, लेकिन मास को फिक्स रख रहे थे। आज के थ्योरी में हम पढ़ेंगे सिस्टम विथ वेरिएबल मास। यहाँ पर मास भी चेंज होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वह है रॉकेट। और हम आज रॉकेट प्रोपल्सन की ही चर्चा करेंगे। रॉकेट प्रोपल्सन में हम आपको बताएंगे पहले प्रोपेलेंट किसको कहते हैं, यानी कि रॉकेट फ्यूल क्या है, थ्रस्ट किसको कहते हैं, इसके अलावा बताएंगे बर्न आउट स्पीड क्या है, और रॉकेट के जो प्रोपल्सन का जो इक्वेशन है इसको डिराइव करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए जो हम लोग स्पेसशिप का यूज़ करते हैं वह कैसे फंक्शन करता है। उसका हम इक्वेशन नहीं डिराइव करेंगे क्योंकि वह आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में रॉकेट प्रोपल्सन है, तो रॉकेट प्रोपल्सन को हम लोग इक्वेशन भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपेलेंट की। प्रोपेलेंट क्या है? रॉकेट फ्यूल को हम लोग प्रोपेलेंट कहते हैं। रॉकेट फ्यूल यानी प्रोपेलेंट का एक खासियत है, बाकी फ्यूल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, लेकिन रॉकेट फ्यूल जो होता है यानी प्रोपेलेंट जो होता है वह जलने के साथ ऑक्सीजन को भी जनरेट करते रहता है। क्योंकि स्पेस में जाने के बाद यानी एक लिमिट से ऊपर जाने के बाद एयर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, और उस कंडीशन में जो सामान्य फ्यूल है हमारे आसपास यूज़ हो रहा है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें उस ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वह पूरी नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यह फ्यूल जल नहीं पाएगा, इसलिए उसके लिए स्पेशल फ्यूल बनाया गया है। दैट फ्यूल इज़ नोन एज रॉकेट फ्यूल और प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट दो तरह के होते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट। लिक्विड प्रोपेलेंट जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस में यूज़ किया जाता है, और उस पर हमारा कंट्रोल होता है। लिक्विड फ्यूल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसके जलने के रेट को या उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड फ्यूल का यूज़ कर रहे होते हैं तो एक बार अगर जलना स्टार्ट कर देता है तो फिर वह पूरी तरह जलने के बाद ही बंद होता है, यानी उस पर हमारा कंट्रोल कम होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि सॉलिड फ्यूल जो होता है वह कम स्पेस लेता है और साथ ही साथ सस्ता होता है। लिक्विड फ्यूल ज़्यादा स्पेस लेता है और महंगा होता है। और रॉकेट प्रोपल्सन में यानी रॉकेट साइंस में मास और साथ ही साथ स्पेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसको जितना मिनिमाइज कर सकते, जितना मेंटेन किया जा सके रॉकेट के लिए, उतनी अच्छी बात होती है। तो सबसे पहला चीज़ हो गया रॉकेट फ्यूल, दैट इज प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट वह फ्यूल है जो रॉकेट में यूज़ होता है। इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, यह जलने के बाद विशाल अमाउंट में गैस रिलीज करता है, गैस उत्पन्न करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसकी खासियत, यह स्वयं ऑक्सीजन भी जनरेट करता है। इसके बाद दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं बर्न आउट स्पीड या बर्न आउट वेलोसिटी। जब किसी रॉकेट में पूरी तरह से फ्यूल के जल जाने के बाद जो स्पीड गेन होता है उसको हम लोग कहते हैं बर्न आउट स्पीड या बर्न आउट वेलोसिटी। इसके बाद आता है तीसरा द थ्रस्ट। रॉकेट फ्यूल के जलने के बाद जो चैम्बर में गैस बनता है उसको रॉकेट के नीचे बने एक नोजल से बाहर निकाला जाता है बहुत हाई प्रेशर के साथ। जितना हाई प्रेशर से वह गैस बाहर निकलता है उतने ही जोर से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जो न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है, जहाँ कहता है न्यूटन थर्ड लॉ में कि ऑल एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना गैस पर प्रेशर लगाया गया, गैस पर जितना ज़्यादा धक्का लगाया गया, उतना ही धक्का रॉकेट पर भी लगता है, और जिसके कारण कि रॉकेट अपवर्ड मूव कर जाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। रॉकेट साइंस में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रॉकेट का मास का अधिकांश भाग फ्यूल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्यूल के जलने के साथ साथ रॉकेट में के मास में एक सिग्निफिकेंट कमी आती है। यानी कि बाकी जो आपके जो आसपास की व्हीकल है वहाँ पर क्या देखिएगा कि व्हीकल के रिस्पेक्ट में, यानी आपके कार हो, मोटर हो या बाइक हो, उसके रिस्पेक्ट में उसमें जो फ्यूल डाला जाता है वह लगभग नेग्लिजिबल मास का होता है। इसलिए जब हम लोग उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें फ्यूल की काउंटिंग को भूल जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अधिकांश भाग फ्यूल ही होता है, और फ्यूल के मास में कमी रॉकेट के मास में एक काउंटेबल कमी दिखाता है, एक बड़े अमाउंट में कमी दिखाता है। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ जितना तेज़ गति से हम लोग स्पीड की चर्चा कर रहे हैं, उसी रिस्पेक्ट में हम लोग मास के घटने की भी चर्चा करते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम विथ वेरिएबल मास। अब आते हैं बोर्ड पर। अब हम यहाँ पर 3 डिजाइन बना है रॉकेट का। पहले कंडीशन में एट t=0, जब रॉकेट स्टार्ट नहीं हुआ है उस वक्त पूरा का पूरा चैम्बर जो है फ्यूल चैम्बर फ्यूल से भरा हुआ है। और दूसरा कंडीशन है t=80, टाइम कुछ टाइम के बाद जो इसके अंदर कुछ फ्यूल जल चुका है, जैसे कि कुछ स्पेस बढ़ गया है और गैस जो है नोजल से बाहर आ रहा है। और तीसरा कंडीशन लिए t+t+dt, यानी t टाइम से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इसके जो स्पीड है उसमें जो अंतर आएगा या मास में जो अंतर आएगा उसके लिए। तो t=0 के वक्त m हो जाएगा m0, where m0 is the total mass, that means mass of rocket with fuel। रॉकेट और फ्यूल का कंबाइंड मास m0 है एट टाइम t=0 एंड इट्स वेलोसिटी v=v0 दैट इज 0। चूँकि शुरुआत में जो किसी भी रॉकेट का वेलोसिटी जो होगा वह 0 ही होगा। एंड एट टाइम t इट्स मास m हम लोग मान लेते हैं m है, और वेलोसिटी v अगेन कंसिडर एज v। मास में जो कमी आया है उसके बाद जो मास बना है उसको m माने और वेलोसिटी को v माने, वेयर m0 इज ग्रेटर देन m एंड v0 इज लेस देन v। चूँकि स्टार्टिंग पीरियड में वेलोसिटी कम होगा, कुछ फ्यूल जलने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज कर गई होगी। एंड एट टाइम t+dt इट्स मास बिकम m=m - dm एंड वेलोसिटी बिकम v=v+dv। यहाँ क्या देख रहे हैं कि मास में जब कमी आता है तो वेलोसिटी में वृद्धि हो जाती है, यानी वेलोसिटी बढ़ जाता है। जितना मास इधर घटेगा फ्यूल का उतना यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगा। और जो इसमें जो गैस निकला, मान लीजिए यहाँ पर कितना गैस निकला है, गैस जो इमिट हुआ इस t से t+dt के बीच में, दैट इज dm। जो t से dt के समय में जो गैस रिलीज हुआ वह dm है, और गैस के निकलने का वेलोसिटी जो है, यानी कि गैस जो बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं vg। चूँकि गैस डाउनवर्ड आ रहा है और रॉकेट अपवर्ड जा रहा है, सो vg इज कंसिडर एज नेगेटिव vg आता है। तो हम अब इस सिस्टम की बात करते हैं, इस दोनों सिस्टम के बाद टाइम यहाँ से और यहाँ तक, यह है गैस का और यह है रॉकेट के लिए, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो हम सिस्टम ले रहे हैं उसमें एक्शन होने से पहले का टोटल मोमेंटम और एक्शन होने के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होगा। यानी इस कंडीशन का जो मोमेंटम है टोटल वह, और इस कंडीशन का टोटल मोमेंटम जो है यह दोनों के दोनों सेम होगा। यानी जो मोमेंटम यहाँ होगा वही मोमेंटम यहाँ भी होगा, इस दोनों का मोमेंटम सेम होगा। यही कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है। तो यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v, मोमेंटम एट टाइम t वह हो जाएगा m v, और दूसरा एट टाइम t+dt, यहाँ मास क्या हो गया इसका m - dm इंटू v+dv, और प्लस यहाँ जितना मोमेंटम इसका है रॉकेट का, और प्लस रॉकेट से जो गैस निकला है उसका मोमेंटम, यानी कि dm इंटू -vg। दैट मीन्स अब क्या हो रहा है, आप देखिए कि mv बराबर mv प्लस m dv माइनस v dm माइनस dm dv माइनस vg
DM। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके रख दिए यहाँ पर, यहाँ एम भी है, दोनों कैंसिल हो गया। चूँकि DM एंड DV बोथ आर very small, so we neglect the product of DM into DV, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट यह जो है इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यह दोनों का प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो बचता क्या है, 0 बराबर MDV माइनस VDM माइनस VGDM। ओके, दैट मीन्स VMDV इक्वल टू VDM प्लस VGDM, इस दोनों के बराबर के उस पार ले गए। दैट मीन्स MDV बराबर V प्लस VGDM। अब चूँकि V और VG दोनों एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी है, आपको पता है कि दो ट्रेन भी एक दूसरे का अपोजिट चल रहा हो तो प्रत्येक ट्रेन को क्या लगता है, दूसरा ट्रेन, मान लीजिए एक ट्रेन इस ओर से आ रहा है, दूसरा ट्रेन इस ओर से आ रहा है, या 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है या 20 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो इस ट्रेन वाले को लगेगा यह ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और इसको लगेगा यह ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। यानी कि रिजल्टेंट दोनों जो गैस है उसके लिए रॉकेट का स्पीड नज़र आएगा और रॉकेट के लिए गैस का स्पीड नज़र आएगा, और यह दोनों कंबाइंड होकर नज़र आएगा। अगर इसको हम लोग कंबाइंड को एक अलग क्वांटिटी मान लें, यानी MDV, और इसको मान लेते हैं माइनस UDM। यहाँ U क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है V प्लस VG का। यहाँ पर निगेटिव साइन ये बता रहा है कि गैस और रॉकेट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज हुआ है। दैट मीन्स MDV बराबर UDM, दैट इज DV बराबर माइनस UDM बाय M। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विथ लिमिट, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DV बराबर U माइनस U DM बाय M। यहाँ लिमिट हो जाएगा V0 टू V, यहाँ लिमिट हो जाएगा M0 टू M, यही दो लिमिट हो जाएगा। दैट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V0 टू V, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस U log M0 टू M, दैट इज V माइनस V0 इक्वल टू U log M माइनस log M0, दैट इज V माइनस V0 बराबर माइनस U log M बाय M0। यहाँ याद रखिएगा कि V0 जो होगा वह चूँकि आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियली हम जो यहाँ रॉकेट की वेलोसिटी माने थे वह माने थे 0, यानी जब टाइम 0 है उस वक्त तो रॉकेट स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, तो उस कंडीशन में V0 क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0। सामान्य कंडीशन में यह इक्वेशन होगा अगर मान लीजिए किसी बीच के टाइम इंटरवल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो, लेकिन अगर उसको इनिशियल टाइम इंटरवल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा V0 0 हो जाएगा माइनस U log M बाय M0। यह इक्वेशन हो जाएगा रॉकेट के प्रोपल्सन के लिए। इसी इक्वेशन के साथ रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब हो गया V इक्वल टू U log M0 बाय M। हमने यहाँ उल्टा कर दिया है, M0 को ऊपर कर दिया, M को नीचे कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक माइनस साइन बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लॉग में रिवर्स करने के बाद साइन बदल जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ लॉग, जब यह लॉग है इसका मतलब होता है कि इसका बेस ई है, लेकिन v इक्वल टू अगर इसका बेस 10 कर दे तो हम लोग को पहले से पता है कि 3.303 मल्टीप्लाई कर देंगे u में, तो लॉग जो है बेस ई के जगह पर बेस हो जाएगा 10 m0/m। याद रखिएगा कि 2.303 अगर मल्टीप्लाई कर देते किसी भी लॉगरिदम में तो उसका जो है m0 m में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है, हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन, बर्न आउट स्पीड। बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। मान लीजिए कि कोई रॉकेट है जिसका टोटल फ्यूल जल जाता है, तो जो रेसिड्यू, जो रिमेनिंग मास है वह मास से बचेगा रॉकेट का। मान लीजिए उस मास को लोग मान लेते हैं mr, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में, इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में m के जगह पर क्या वैल्यू पुट हो जाएगा, द रिमेनिंग मास mr, m0 तो इनिशियल मास है और m जो है ये फाइनल मास है, तो बर्न आउट स्पीड क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u log m0/mr और v इक्वल टू 2.303 u log m0/mr। यहाँ पर क्या है, यह बर्न आउट स्पीड है रॉकेट के लिए जब टोटल फ्यूल जल गया है। तो रिमेनिंग, यानी कि यहाँ एक कंडीशन दे दीजिए कि यहाँ ये रॉकेट है, ठीक है, और इस रॉकेट का टोटल फ्यूल जल गया है और यह सिर्फ और सिर्फ खाली रॉकेट का मास बचा हुआ है, इसका मास हमने माना है mr। mr इज द मास ऑफ रॉकेट व्हेन ऑल द फ्यूल आर एग्जॉस्टेड। अब तीसरा कंडीशन आता है जिसको हम लोग कहते थे थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। अभी शुरुआत में हम लोग निकाले थे m dv बराबर -u dm, जिस पर हमने इसको इंटीग्रेट किया था। दैट मीन्स हमने क्या लिखा था, अब इस कि dv बराबर u dm/m, जिसका इंटीग्रेट करके हम लोग ये इक्वेशन लाए थे। अब इसी इक्वेशन पर पुनः आ जाते हैं और अब दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं /dt से, यानी m dv/dt इक्वल टू -u dm/dt। dv/dt क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े हैं, m a बराबर -u dm/dt, दैट इज f इक्वल टू -u dm/dt। यही अब थ्रस्ट फोर्स का इक्वेशन है। किसी टाइम इंटरवल dt में के समय जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा रॉकेट पर, वह अब थ्रस्ट फोर्स F होगा -u dm/dt। ओके, यहाँ इक्वेशन में जो निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स है वह गैस के इजेक्शन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी गैस डाउनवर्ड निकल रहा है तो थ्रस्ट जो है अपवर्ड लग रहा है और इसी के द्वारा रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्पेसशिप कैसे काम करता है, कैसे स्पेसशिप में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रॉकेट अलग अलग तरह से इसका डायरेक्शन देता है। वह आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है, वह आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ वेरिएबल मास का इक्वेशन है और वह इक्वेशन रॉकेट प्रोपल्सन में ही है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तत्काल सिर्फ हम एक जानकारी के लिए वह वीडियो डालेंगे, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तत्काल हम आपको फिर से कहेंगे, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे अगले वीडियोज़ को देख पा सकें। हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे यूट्यूब के वीडियो के द्वारा। आप बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, स्टूडेंट के बीच में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।